ठीक है, ये सब तो पता होगा छोटा मोटा चीज, और कुछ तुम लोग का इस बार घटा भी है सिलेबस, ठीक है। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग डील करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसको आराम से समझना, जो नहीं, जिस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आएगा क्लियरली बोलना सर वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग, चैप्टर का ही नाम है द लिविंग वर्ल्ड, मतलब ये जो दुनिया है, लिविंग का मतलब सिंपल क्या है कि कोई भी मान लो जिंदा, कोई भी जिंदा है, लिविंग है, तो उसको हम लोग लिविंग सिंपल बोलते हैं क्योंकि वो जिंदा है, ठीक है, लाइव हो रहा है, लाइफ है उसके पास, इसीलिए। तो द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग को ये जानना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लाइव है तो वो कैसे, किस तरह से, उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टर है, तो इस तरह से हम लोग को इस चैप्टर में डील करना है। सबसे फर्स्ट हम लोग को लिविंग से पहले जानना है लाइफ क्या होता है, ठीक है। लाइफ हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ लाइफ है तो कैसा है, हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ध्यान देना, लाइफ जो है एक तरह का यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यूनिक भी है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो कि एक्सप्रेस हो रहा है, जो कि एक्सप्रेस करता है थ्रू केमिकल रिएक्शन, थ्रू केमिकल रिएक्शन। यहाँ ध्यान से देना, देखो लाइफ, किसी लाइफ को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये यूनिक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यूनिक कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो किसके थ्रू कर सकता है, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू। अब यही केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है। अगर ग्रोथ हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर क्योंकि यही केमिकल रिएक्शन जो है उसमें ग्रोथ भी करा देगा, रिप्रोडक्शन भी करा देगा, मेटाबॉलिज्म भी कराएगा, रिस्पॉन्सिवनेस भी कराएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो कोई भी अल्टीमेटली जिंदा नहीं रह सकता है। लाइफ का मतलब ये, अगर लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेम ही है, लेकिन एक सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे सामने, चारों बगल देखो बहुत सारा है, कुत्ता बिल्ली जानवर जो भी है, ठीक है, आदमी, आई मीन एनिमल है, प्लांट है, जो भी है, आखिर उसका डेफिनेट कैरेक्टर क्या है, आखिर ऐसा कौन सा करेक्टर हम देखेंगे कि ताकि पता चल जाए कि हाँ ये लिविंग है। अगर तुम्हारे सामने सपोज दैट मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, इसमें ऐसा कौन सा एग्जैक्टली करेक्टर हम लोग को दिखेगा ताकि हम बोल पाएंगे कि ये लिविंग है। तो हम लोग को ये समझना है कि आखिर लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है या डेफिनेट करेक्टर क्या होता है। अब एक हम यहाँ वर्ड ले रहे हैं डिफाइनिंग, एक वर्ड ले रहे हैं डिफाइनिंग, और एक होता है नॉन डिफाइनिंग। अगर तुम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेते हो और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेते हो, तुम सबसे पहले इस दोनों में डिफरेंस कैसे पता करोगे कि हाँ ये डिफाइनिंग है और ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर कैरेक्टर है। जैसे हम क्या बताए कि मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको हम लिविंग कब बोल सकते हैं, तो इसमें कोई ना कोई वैसा कैरेक्टर होगा ना। तो वैसा अगर कैरेक्टर जो लाइफ को डिफाइन कर रहा है वही हम बोल रहे हैं डिफाइनिंग, ठीक है। मतलब हम लोग को आज ये ढूंढना है कि इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टर तो मेरे पास बहुत है, सामने ही देखो दिख रहा है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैरेक्टर एक ही चीज बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगा, रिस्पॉन्स होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। सपोज दैट कि ये चारों में से हम किसको बोलेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी लाइफ को बोल सकते हैं कि नहीं ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो उसमें चारों होना चाहिए या फिर चारों में से कुछ होना चाहिए, या एक होना चाहिए, या दो होना चाहिए ये। क्योंकि हम पहले एक सवाल उठाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होगा, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कि हम देख के बोल देंगे कि हाँ ये जो है लिविंग है, ठीक है।
ये चीज है। तो आज का जो सवाल है, चलो उसको ढूंढते हैं। सबसे पहले हम डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग चार एस्पेक्ट्स जो है ये जो लिखे हैं इसी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे आज की। ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेफिनेट प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसी चारों में हमको देखना है, क्योंकि यही चारों होगा तभी हम लोग उसको लिविंग बोल सकते हैं। अभी हम ऐसे जनरली बोलते हैं बट ऐसा नहीं है। हम पहले बताए कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है और बोला कि पता करो है कि ये एग्जैक्टली ये लिविंग कंपोनेंट है या फिर हम लोग उसे लिविंग ऑब्जेक्ट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या चीज देखोगे उसमें कि तुम तुरंत बता दोगे हाँ ये लिविंग है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सबसे पहले समझ लो क्या होता है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नजर नहीं आने वाला है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो वो डिफाइनिंग कैरेक्टर या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाता है। मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का सीधा मतलब है कि विदाउट एक्सेप्शन, अगर विदाउट एक्सेप्शन कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है या कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है तो वही उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसको बोल सकते हैं। और अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, अगर उसमें कोई भी मान लिया जाए मेरे सामने 4-5 प्रॉपर्टी रख दिया गया है, उसमें हर एक प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें से किसमें एक्सेप्शन है। जिसमें एक्सेप्शन है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है और जिसमें एक्सेप्शन नहीं होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है यही डील करने वाले हैं कि आखिर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास 4 एस्पेक्ट्स है, 4 पॉइंट है जिसपे हम लोग को आज डिस्कस करना है। ये चारों रिप्रोडक्शन हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें से कोई अगर नहीं हो रहा है तो वो तो खैर क्या वो है ही नहीं, ठीक है ना। देखो एक और चीज है, एक चीज हमको बताना कि किसी को भी लिविंग होने के लिए, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है तो उसके होने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए। ये बेसिक सवाल है, तुम लोग आंसर करो, ठीक है। तुम लोग आंसर करो, इनाज एंड रुचि, जिया, ठीक है। बताओ कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है हमको, ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो ना लिविंग बोल सकते हैं ना उसको डेड बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो मेन चीज है वो क्या होना चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट में हम ये देख सकते हैं कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, या प्रॉपर्टी हो रहा है तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। बताओ तुम लोग आंसर करो कि क्या होना चाहिए। इसके अलावा हम पूछ रहे हैं, क्योंकि जो भी होगा उसी में होना है, जो होना है उसी में होना है। बताओ ऐसा क्या यूनिट होता है। अच्छा एक चीज बताओ, लिविंग का यूनिट क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या होता है या लाइफ का यूनिट क्या होता है। अरे ये छोटा सा सवाल है, 9th में ही पढ़े हो। नहीं पता, अरे आंसर तो करो, रिप्लाई करो, सर पता है नहीं पता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये रिप्लाई करो। तो हमको नहीं लग रहा है कि आवाज आ रहा है सबका आवाज, मतलब आई मीन मेरा आवाज आ रहा है सबके पास। हेलो, हेलो कैलाश जी। यस सर। रुचि आ रहा है आवाज। जी हाँ। हाँ रुचि बताओ क्या होता है लाइफ का यूनिट।
ये तुम लोग 9th में ही पढ़े होगे। सर सेल। हाँ, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है, ठीक है, उसमें कोई एग्जैक्ट अगर डिफिनेट प्रॉपर्टी ढूंढना है तो सबसे पहला एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब वो कम से कम एक सेल का तो बना ही होना चाहिए, मल्टी और वो तो बाद वाली बात है, कम से कम वो एक सेल का बना ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर सेल नहीं है तो वो डेड है, जैसे वायरस को देख लो, उसको बॉर्डर लाइन पे रखते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि उसका अलग अलग चीज है, कंडीशंस है। बट नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अगर किसी को जिंदा रहना है, ठीक है, तो उसमें कम से कम एक सेल तो होना ही चाहिए। अगर वो यूनिसेलर हो तो ठीक है, मल्टी में एक से ज्यादा होता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसमें होना चाहिए, सबसे पहला चीज। अब अगर मान लिया जाए वही, अब एक चीज यहां देखना है कि जैसे मान लो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है उसमें। अब इस चारों में ये चारों जो पॉइंट है उसमें से कौन सा इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब समझ गए हो कि वैसा प्रॉपर्टी जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर एक भी एक्सेप्शन आ जाता है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो हम लोग को क्या ढूंढना है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिए हो क्या? नोट करना है? हेलो, कर लिया। हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो मेन हमारा होगा, ये तो बेसिक्स था कि लाइफ वगैरह क्या है, कैसा क्या करना है। तो अब हम लोग के पास, ठीक है, चार एस्पेक्ट्स है कि कौन कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, प्रॉपर्टी को देखना है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग लेते हैं ग्रोथ। क्या लेते हैं? ग्रोथ। दूसरा लेते हैं रिप्रोडक्शन, और तीसरा लेते हैं मेटाबॉलिज्म, और फिर चौथा लेते हैं क्या? चौथा क्या लेते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस, या हम डायरेक्टली लिखते हैं रिस्पॉन्स, या कॉन्सियसनेस बहुत जगह लिखा रहता है। तो चलो अब हम लोग एक एक को डिफाइन करेंगे, देखेंगे चारों में कौन सा इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये चीज है। तो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। तो बताओ ग्रोथ को कोई डिफाइन करो तुम लोग, व्हाट इज ग्रोथ? बताओ क्या होता है ग्रोथ? इंक्रीज इन द बॉडी साइज। हाँ, इंक्रीज इन द बॉडी साइज, चलो साइज में इंक्रीज हो गया। और देखो साइज ठीक है, बट अगर किसी भी इंडिविजुअल में इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीजमेंट होगा, एंड नंबर, तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। या तो मास या तो नंबर। अगर नंबर की बात करते हैं तो वहां पे हमको सेल लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर साइज, जैसे बोले साइज ये भी है, बट साइज बढ़ेगा तो ऑलरेडी मास ही बढ़ने वाला है और कुछ नहीं बढ़ने वाला। एक छोटा सा बच्चा को देखो, बच्चे का जन्म होता है तो कितना केजी का रहता है? 2-2.5 kg का। धीरे धीरे वो बढ़ता है, ठीक है, तो उसका सेल का साइज भी बढ़ता है, सेल डिवाइड भी करता है, तो नंबर भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, हम उसको ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझो, ये तो डिफिनेशन है, बट ग्रोथ कितने टाइप का होता है, ठीक है, इसको समझोगे तभी आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले ग्रोथ जो है बहुत सारे टाइप का है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेट, और दूसरा है इनडिटरमिनेट। ये ग्रोथ को कैसे समझेंगे? हम दो ही लाइन लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, तुम लोग को एकदम समझ में आएगा। अगर इनडिटरमिनेट है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। और अगर डिटरमिनेट लिखते हैं तो उसको बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ।
तुम्हारे सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो अनलिमिटेड हमेशा ग्रोथ करते रहता है और कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो लिमिटेड ग्रोथ करते रहता है? बताओ तुम लोग। लिमिटेड तो पता होगा कि एक टाइम तक ही ग्रोथ करता है, उसका उसका ग्रोथ बंद हो जाता है, चाहे वो उसका मास बढ़ाना, चाहे वो इंक्रीज इन नंबर है किसी चीज में या साइज है। चलो आंसर करो। Sir, some cells. सम Cell. सेल तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेल का अलग अलग चीज है, ठीक है ना। और कुछ देखो, चलो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। एनिमल, क्या एनिमल हमेशा ग्रोथ करता है? नहीं करता है, वो एक टाइम के बाद स्टॉप कर जाएगा ग्रोथ। सिंपल, हम ही लोग को देख लो, हम लोग का हाइट है या वेट है, एक टाइम के बाद क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिमिटेड ग्रोथ है। अनलिमिटेड में क्या हो जाएगा, प्लांट। और तुम लोग जानते हो कि प्लांट जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता है, इसलिए उसको अनलिमिटेड ग्रोथ में रखे हैं, जो कि इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। अब तीसरा एक और है पॉइंट, एक है लोकल और एक है लोकल और एक है डिफ्यूज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, लोकल एंड डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब हो जाता है कि पूरे थ्रू आउट बॉडी में अगर ग्रोथ हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज, और लोकल कोई स्पेसिफिक जगह पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल। कैसे, इसको इसका भी एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो हम बताते हैं, प्लांट में लोकल होता है और एनिमल में डिफ्यूज होता है, मतलब पूरे थ्रू आउट बॉडी में ग्रोथ करेगा, लेकिन प्लांट में एक स्पेसिफिक जगह पे एक पर्टिकुलर साइट पे ही ग्रोथ करता है। इसका क्या रीजन है, बता सकते हो तुम लोग, क्या रीजन है? क्या रीजन है उसका? लोकल हम आंसर लिखे हैं, इसका रीजन बता दो, सोचो। आखिर थ्रू आउट वो लाइफ भी करता है ग्रोथ, और हम लोग यहाँ पे बोले कि कोई एक पर्टिकुलर साइट की ग्रोथ कर रहा है प्लांट। एनिमल तो लिमिटेड भी है और वो डिफ्यूज भी है, थ्रू आउट लाइफ करके एक टाइम के बाद वो स्टॉप कर जाता है। लेकिन जब प्लांट में देख रहे हैं तो प्लांट लिमिटेड भी है, सॉरी अनलिमिटेड है, मतलब ये ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ करता है। और हम इसको लिख रहे हैं लोकल है का मतलब एक स्पेसिफिक साइट पे, पर्टिकुलर साइट पे है। तो एक छोटा सा चीज समझना कि मेरिस्टेमेटिक, ये नाम सुने हो तुम लोग? मेरिस्टेमेटिक सुने हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू Sir. सुने हो? हाँ, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या बोलता है कि प्लांट में जिस पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो ग्रोथ हमेशा करता हुआ रहेगा, क्योंकि वहां का सेल का डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे कि लोकल का अगर ग्रोथ हो रहा है, सॉरी लोकल के बारे में अगर बात करें कि एक स्पेसिफिक साइट पे अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसमें प्लांट है। क्यों प्लांट में होगा? क्योंकि प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है टिप ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट में प्रेजेंट है, इसलिए वो थ्रू आउट लाइफ और एक पर्टिकुलर साइड पे। ऐसा नहीं है कि बीच से स्टेम टूट गया तो फिर वो वहां से डेवलप कर जाएगा, नहीं, वही स्टेम टूटने वाला है जो डेड हो चुका है, ठीक है, फिर वो वहां से ग्रोथ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नॉर्मल है, वो बीच से टूट गया और फिर वो मतलब वो लिविंग है और बीच से टूट गया फिर से वहां ग्रोथ करेगा, ऐसा कहीं नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि प्लांट में इस टिश्यू होने के कारण ये उस जगह पे ग्रोथ करता है और इसी के कारण वो अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, और बोला भी जाता है कि थ्रू आउट लाइफ वो ग्रोथ करेगा। अब एक और मेन चीज है जो हम लोग को समझना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। अब देखो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया, इंटरनल ग्रोथ, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तुम लोग प्लांट नहीं मतलब ग्रोथ में हम लोग यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं ग्रोथ ही इसका जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम लोग को दिख जा रहा है।
यहाँ पे क्या है कि अगर इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं जो कि इंटरनल ग्रोथ है, और इस एक्सट्रिंसिक की बात कर जो एक्सटर्नल ग्रोथ है, तो हमेशा ध्यान देना कि नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ हमेशा होगा, और ये लिविंग में जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो मेनली क्या है, इंटरनल ग्रोथ जो है वो लिविंग में होगा, एक्सटर्नल जो है नॉन लिविंग है। इसका एग्जांपल समझना, ये एनसीईआरटी का में है ये वाला चीज। ठीक है, इसको समझना कि देखो जैसे मान लो कोई माउंटेन है, अब उसका मास तो बढ़ता ही है, क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पर आ जाएगा। सपोज दैट मान लो ये माउंटेन है, इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, डस्ट वगैरह बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मान लो 10 केजी था, अब ये बढ़ने से हो सकता है 1 केजी बढ़ जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं ये केजी लेके कि नहीं, एक्सटर्नल अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर या साइज, फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मास तो बढ़ रहा है ना, मतलब कि नॉन लिविंग में एक्सटर्नल फैक्टर के कारण इसका मास बढ़ जा रहा है। तो ये जो है ग्रोथ अब क्या कहला गया, इसमें एक्सेप्शन आ गया, तो ये क्या क्या कहला गया, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, या हम कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, जो समझ लो तुम लोग। समझ में आया ग्रोथ? देखो ग्रोथ का सिंपल है कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर, ये समझ गए। हम इतना टाइप बताने का बस एक ही मतलब था कि ग्रोथ कैसे कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इन मतलब ये लिविंग के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ के हिसाब से, हम इतना बताएं। ठीक है, मेनली ध्यान रखोगे कि एनसीईआरटी में जो है ये वाला पॉइंट ही दिया हुआ है कि एक्सटर्नल इंटरनल ग्रोथ। अब जैसे हम बताए कि यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में होगा, क्योंकि बाहर से कोई फैक्टर आके डिपॉजिट हो गया, डस्ट वगैरह, सैंड वगैरह, सिल्ट वगैरह, तो वो मास बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ इंटरनल ग्रोथ को कैसे समझोगे, तो ध्यान रखना इनसाइड बॉडी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे सेल डिवीजन वगैरह है, सेल साइज बढ़ा रहा है, हार्मोन है, और बहुत सारा एंजाइम वगैरह है, वो इंटरनल ग्रोथ का मामला है जो कि लिविंग में होता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ लिविंग में होगा, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ कहाँ पे हो जाएगा, नॉन लिविंग में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ग्रोथ एक तरह से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आया। ठीक है, मतलब नो ग्रोथ जो है वो डिस्कार्ड हो गया। ऐसे हम लोग तो बचपन में पढ़े ही है, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे कि ग्रोथ अगर डिफाइन करना है तो सॉरी किसी को लिविंग बताना है तो उसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो मूवमेंट करना चाहिए, वो लोकोमोशन करना चाहिए। इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। बट एग्जैक्टली में यहाँ पे हम लोग को आज पता चलेगा कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी ग्रोथ है वो डिस्कार्ड हो गया, मतलब ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ गया, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन आ गया, वो क्या था, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के केस में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ, समझ में आया ग्रोथ? यस सर। अभी भी हम बता रहे हैं ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब हम लोग तो खैर एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो था कि कैसे ग्रोथ को डिफाइन करना है, कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है, इसलिए हम ये बताएं। ठीक है, सो कम से कम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक को जरूर याद रखना, एक्सटर्नल इंटरनल को। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पता चलेगा कि नॉन लिविंग के लिए कौन है और लिविंग के लिए कौन है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है वो है रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या है सब समझ रहे हो? ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसी में तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या होता है कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि
ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है या प्रोड्यूस करने का एबिलिटी रखता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी एक तरह का एबिलिटी है, एक तरह का कैपेसिटी है। अकॉर्डिंग टू अगर एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में एक स्टेज के बाद ही रिप्रोडक्शन हो सकता है और वो स्टेज उसको गेन करना पड़ता है उसके लाइफ टाइम लाइफ पीरियड में, आई मीन लाइफ स्पैन के पीरियड में। तो वो अलग चीज है, बट हम लोग आगे आते हैं। रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या बताया कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने का एबिलिटी रखता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम पहले ही बताए थे कि अगर इसमें एक्सेप्शन नहीं आता है तो वो डिफाइनिंग है। क्या रिप्रोडक्शन, अच्छा रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके लिए एग्जैक्टली क्या तुम एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है किसी के भी लाइफ में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, बताओ रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ ध्यान दो, रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी स्पीसीज अपना कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर सकता है, मतलब बोल सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट अगर लिविंग है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को जिंदा रखना है तो उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं ही भी होगा फिर भी वो जिंदा रहेगा, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल क्या है? इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है अनफर्टाइल कपल, ऐसे कपल जिसको बच्चे नहीं हो रहे। तो हम लोग अनफर्टाइल है, वो रिप्रोडक्शन कहाँ कर पा रहा है, बट वो जिंदा तो है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ये ले सकते हैं ड्रोन। ड्रोन क्या, ड्रोन क्या बताओ? हनी बी। हनी बी का एक ऐसा टाइप है, हनी बी का 3 टाइप होता है, एक होता है क्वीन, एक होता है वर्कर, एक होता है ड्रोन, सॉरी वर्कर। वर्कर बी जो बोलते हैं वो अनफर्टाइल होता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन का जो एबिलिटी है उसमें नहीं प्रेजेंट होता है, वो स्टेराइल होता है। तो देख लो, स्टेराइल या अनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है, वर्कर बी, ठीक है, और म्यूल। म्यूल तो जानते ही हो, म्यूल जो है वो एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट है, तो वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ गया, इसको भी नहीं बोलेंगे। No, अगर sir. एनसीईआरटी में जा, हाँ एनसीईआरटी में अगर तुम जाते हो तो इसमें बस ए सेक्सुअल एन सेक्सुअल के बारे में बताया कि ए सेक्सुअल में कुछ एग्जांपल्स वगैरह है, जैसे प्लानेरिया वगैरह का एग्जांपल दिया, हाइड्रा वगैरह का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस के बाद एनसीईआरटी में अगर जाना है तो ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये तुम लोग सब जानते हो। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होगा, टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें इन्वॉल्व करेगा, गैमेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? पहले ये बताओ, गैमेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा सेक्सुअल में? तुम लोग बताओ, आंसर करो, गैमेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? गैमेट फॉर्म होगा। ठीक है, दूसरा, अगर गैमेट फॉर्म होगा तो फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन को ही हम लोग क्या बोल सक रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। ये थोड़ा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझना। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर हो रहा, फ्यूजन अगर मतलब गैमेट का फ्यूजन अगर, तो फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन तुम एसेक्सुअल में आओ तो इसमें मात्र वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, वन पेरेंट इन्वॉल्व करेगा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? तो गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, विथ और विदाउट गैमेट होता है, बट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गैमेट डू नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म। जब हम रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो ये चीज है। अगर गैमेट इसमें नहीं होगा तो क्या ये फर्टिलाइजेशन करेगा? फ्यूजन डज नॉट अगर, फ्यूजन डज नॉट अगर, ये तो इसका डेफिनेशन है, ये तुम लोग समझ रहे हो। ठीक है, अब इसी में एसेक्सुअल का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक मेथड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है।
तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि कुछ ऐसा स्पीसीज है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है और एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को याद रखना। और एक चीज है, अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी का जो रिप्रोडक्शन में जो भी एसेक्सुअल एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल है, प्लनेरिया का एग्जाम्पल है, कि कौन किस बस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम्पल 12th पोर्शन में, जो 12th में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे पहला चैप्टर भी यही है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि कैसे क्या होता है, उसमें सारा एक्सेक्सुअल का मेथड दिया हुआ है। वहां पे वो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा और इसी चीज को वो लिंक करके वो पूछता है। समझ में आया? तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ? बोले सकते हैं ना यस सर, नॉन बोल डिफाइनिंग सकते प्रॉपर्टी? हैं। बोल सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं कि अगर लिविंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक में जाते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये सब चीज तो जानते हो गए। अब हम लोग का नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? पहले इसके बारे में समझ लो, फिर इसका कुछ कंडीशंस भी है जो इम्पोर्टेंट है, बताओ। चलो हम यहाँ दो टाइप भी दिखा दिए। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? नहीं पता किसी को? चलो कोई बात नहीं। सम टोटल ऑफ chemical reaction present in cell। देखो इसमें क्या लिख रहा है, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब कि सपोज मान लिया जाए एक सेल है, ठीक है, और उसमें जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सारे को हम लोग बोलेंगे क्या? मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे तुमको एक चीज बताते हैं कि मेटाबॉलिज्म का दो टाइप होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इस चीज को, इस ये वर्ड सुने तो पहले ये बताओ, अगर सुने हो तो मतलब बता दोगे। सुने हो तुम लोग एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म तो सुने होगे, ठीक है। चलो हम बताते हैं थोड़ा इसका डिटेल। देखो, एनाबॉलिज्म प्रोसेस में कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करेगा, कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म होता है, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, इसको सीधा एक ब्रेकअप, मतलब इस रिएक्शन में ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन में अगर कंस्ट्रक्टिव याद नहीं रहेगा तो मेकअप होगा, मतलब एक जगह मेकअप कर रहा है और एक जगह ब्रेकअप कर रहा है, ठीक है। सिंपल है, ऐसा भी ये बहुत मतलब नोन ये वर्ड है, मेकअप ब्रेकअप। तो मेकअप, मेकअप का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? बनना। तो मान लीजिए कोई सेल में कुछ चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक रिएक्शन। और अगर कुछ चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज ध्यान देना पड़ेगा, हम पहले ही कुछ हिंट दिए हुए हैं, ध्यान देना। मेटाबॉलिज्म के लिए हम क्या लिखे हैं कि अगर सेल में अगर नहीं, सेल में अगर टोटल केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि सेल सिस्टम होना चाहिए या सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब विदाउट सेल अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा, बट वो डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। हम यहाँ पे क्या बताए, अगर कोई एक सेल है उसमें कुछ भी रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो कुछ बन रहा है चाहे वो कुछ टूट रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। लेकिन कब? उसके लिए सेलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल, या फिर बोल सकते हैं सेल सिस्टम होना चाहिए।
लेकिन कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन है या कुछ ऐसा रिएक्शन है जो विदाउट सेल के, मतलब विदाउट सेल के होता है, मतलब आउटसाइड ऑफ सेल, मतलब कि जहां पे सेल नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिख रहा है सेल फ्री सिस्टम, इसको ध्यान से पढ़ना, वहां दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर सेल फ्री सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो भी मेटाबॉलिज्म ही है। बट हम पहले ही बोल चुके हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और सेल के अंदर में ये अगर होता है तो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा, वो भी मेटाबॉलिज्म ही है। बट सेल मतलब सेलुलर कंपोनेंट होना चाहिए। अगर मान लिया जाए सेल फ्री, आई मीन सेलुलर कंपोनेंट नहीं है और वहां पे भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब वहां पे भी मेटाबॉलिज्म है। कंडीशन में क्या डाला है कि सेल होना चाहिए, मतलब यहाँ देखो एक एक्सेप्शन निकल के आ रहा है कि मेटाबॉलिज्म जो है सेल के अलावा सेल फ्री सिस्टम में भी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग बता सकते हो कोई वैसा, ये भी बट बहुत नोन एग्जांपल है, तुम लोग सब एग्जांपल तुम लोग को आ रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जो कि सेल नहीं है वहां पे, आई मीन सेल फ्री सिस्टम है वो। सोचो, हम बताएंगे तुमको तुरंत याद आ जाएगा। नहीं पता, ध्यान में नहीं आ रहा होगा। चलो, टेस्ट ट्यूब बेबी सुने हो, सबको ही सुने होगे, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुने होगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन सुने होगे। क्या है ये सब? हमको वहां पे क्या करना होता है कि एक मीडियम तैयार करना होता है, वहां पे हम लोग फ्यूजन वगैरह करा देंगे, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन करेगा। क्या वो सेल के अंदर हो रहा है? सेल के अंदर वहां नहीं हो रहा है, वो टेस्ट ट्यूब है, एक मीडियम में हो रहा है, तो वहां पे सेल फ्री सिस्टम है। और अगर जहां सॉरी अगर सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब ये भी एक एक्सेप्शन ही आ गया, मतलब ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। हुआ ना हुआ? क्योंकि ये भी तो एक एक्सेप्शन निकाल लिया कि नहीं, ये सेल नॉर्मली तो सेल में होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ वहां हो सकता है जहां पे सेल नहीं है। देखो, एनसीईआरटी में हम इसलिए ये वर्ड लिखे क्योंकि ये एनसीईआरटी में तुमको मिलेगा सेल फ्री सिस्टम। अब तुमको समझ में नहीं आएगा कि सेल फ्री सिस्टम क्या होता है, मतलब वैसा सिस्टम जहां सेल नहीं है, मतलब सेल के आउटसाइड में हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है या आईवीएफ जो होता है, वो सब क्या है? वो एक कल्चर मीडियम में पहले उसको ग्रोथ कराता है ना, पर उसका रिएक्शन कराता है, तो वहां भी तो मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म हो रहा है वहां पे। तो मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म का एक एक्सेप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि सेलुलर होना चाहिए, और बट ये तो सेल के बाहर में हो रहा है। ये हो गया नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ या ना बताओ, तुम लोग को समझ में आया? नहीं है, नहीं समझ में आया? यस सर, समझ में आया। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेटाबॉलिज्म। चलो एक चीज और है, हाँ चलो एक चीज और, ये तो चलो एनसीईआरटी की बात किए, बट थोड़ा सा और हम इसमें डिटेल बताते हैं ताकि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का तुमको एग्जांपल से याद रहेगा। देखो, हम एक एग्जांपल लिख रहा है रेस्पिरेशन। अब कोई बता सकता है कि रेस्पिरेशन हम कैटाबॉलिज्म में क्यों लिखें? ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, ये तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है जो कि हम बताएंगे तुम लोग को। बताओ, फोटोसिंथेसिस को हम कैसे एनाबॉलिक बोल रहे हैं? तुम लोग खुद बताओ, इसका डिफिनेशन करो, तुम लोग को आंसर आ जाएगा कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेके वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है, तो वहां क्या हो रहा है? बन रहा है। क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है, चलो, तुम लोग पढ़े होंगे 10th में लाइफ प्रोसेस में पहला जो चैप्टर न्यूट्रिशन ही है, उसमें प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया हुआ है, उसमें 3 स्टेप वगैरह दिया है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? CO2 लिया है, H2O लिया है, और ये क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। सोचो, ये 2 छोटा मॉलिक्यूल है और ये बना रहा है एक बड़ा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाएगा? एनाबॉलिक। बॉडी के अंदर में अमाइनो एसिड जाता है, प्रोटीन हम लोग खाते हैं, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और अमाइनो एसिड का अल्टीमेटली क्या काम है? वो भी अंदर जाकर प्रोटीन ही बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, देखो ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, और इस तरह का 20 अमाइनो एसिड एक साथ मिलके बना क्या बना रहा है?
प्रोटीन देखो छोटा मॉलिक्यूल मिलके बना सॉरी बड़ा मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। इस तरह से बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जो छोटा से बड़ा में बन रहा है उसको हम क्या बोल लेंगे, एनाबॉलिज्म। और सबसे अच्छा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, ये चीज है, इसको ध्यान रखना। मगर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होता है वो, ठीक है, वो चीज, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, वो टूटता ही टूटता है, ठीक है। अब कैटाबॉलिक में रेस्पिरेशन बोले, हमको रेस्पिरेशन का डिफिनेशन तुम लोग बता दो, क्योंकि ये तो तुम लोग पढ़े होगे 10th में, और ये है भी चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। क्या होता है रेस्पिरेशन में? The process of intake of air which contains more amount of oxygen and releasing of air which contains more amount of carbon dioxide is called respiration. वो रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है? सबसे पहले ये डिफरेंस करो। वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो ब्रीदिंग है, ठीक है। वैसे हम लोग 11th में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखो रेस्पिरेशन क्यों करता है, या प्लांट करे या एनिमल करे, क्यों करेगा? रेस्पिरेशन का सीधा सीधी मतलब है, एक छोटा सा वर्ड लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एनर्जी। क्या मिलेगा, एनर्जी। और हमारे बॉडी में एज ए फॉर्म ऑफ फूड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक फूड हम किसको ले रहे हैं, तो ग्लूकोज को, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि फूड को ऑक्सीडाइज करना है और लिबरेट क्या करना है, एनर्जी। मतलब फूड का ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही बोलते हैं रेस्पिरेशन, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं मिलेगा। अच्छा एक और चीज है, चलो ये भी एग्जांपल से समझाते हैं। गर्मी के दिन में बोलता है ग्लूकॉन डी पियो इंस्टेंट एनर्जी लाओ, ऐसा क्यों? काहे ने बोलता प्रोटीन खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा? क्यों नहीं बोलता है कि विटामिन खा लेते हैं, मिनरल्स खा लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा? ग्लूकोज को ही खाने के क्यों बोलता है? क्योंकि हम लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं, ठीक है, हम लोग वहां पे खा नहीं रहे, वहां पे पी रहे हैं, ठीक है। खाने से भी एनर्जी मिलेगा बट थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि डाइजेस्ट होगा, फिर वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर सेल में जाएगा, फिर उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तब वो ब्रेक होगा। बट ग्लूकॉन डी लिक्विड चीज है, और ऐसे भी पता है कि लिक्विड में लिक्विड के एब्जॉर्प्शन में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड है, वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में हमारे बॉडी में जा रहा है, ठीक है। जैसे बोलता है ना कि सॉलिड फूड से ज्यादा लिक्विड फूड जो है तुरंत एब्जॉर्ब होता है, आखिर क्यों? क्योंकि उसको डाइजेशन का जरूरत नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में गया, वो हल्का फुल्का डाइजेशन का प्रोसेस किया और वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको इतना 4-5 घंटे का समय नहीं लगता है। तो जैसे ही ग्लूकॉन डी हम पीते हैं तो ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में गया। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म है। एक्चुअली ब्रीदिंग मैकेनिज्म कहने का मतलब ये है कि इस मैकेनिज्म से हम ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं बॉडी के अंदर में, और वही ऑक्सीजन चला जाता है ग्लूकोज के पास, उसको ऑक्सीडाइज करता और कन्वर्ट करता है एटीपी में, तभी हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है। सोचो, तो ग्लूकॉन डी पीने से इंस्टेंट एनर्जी, रीजन यही है कि हम लोग वहां पे बोलते हैं कि नहीं ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं कि इनहेल एक्सहेल हो रहा है, बट नहीं, एक्चुअली में वो एक तरह का इंजाइमेटिक मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन है। कहने का मतलब कि इंजाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसमें इंजाइम का यूज हो रहा है, ठीक है, और वो फूड है और वो एनर्जी रिलीज करा, तो वैसे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का काम है फूड को ऑक्सीडाइज करना। मतलब कौन सा फूड, तो हम यहाँ पे ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज जब टूटता है, जब ब्रेक डाउन होता है कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन को फुलफिल कौन करता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो कंप्लीट करते हैं। तो वो चला जाता है ऑक्सीजन कहाँ, ग्लूकोज के पास, और ग्लूकोज को फिर कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है, और वो क्या देता है, एटीपी। देखो ग्लूकोज कितना कार्बन कंटेनिंग है, यहाँ पे एग्जांपल दे, 6 कार्बन कंटेनिंग है, C6 है, आई मीन ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग है, और ये जब टूटता है तो बनता है एटीपी में।
बनता है CO2 में और बनता है H2O में। ATP यूज कर लेते हैं, CO2 हम लोग एक्सपेल आउट कर देते हैं और H2O भी हमारा यूज हो जाता है। देखो है बड़ा मॉलिक्यूल, था बड़ा मॉलिक्यूल, बन गया 3 छोटा छोटा में, तो यहाँ क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, ब्रेक हो रहा है ना, डिस्ट्रक्ट हो रहा है ना। किसका डिस्ट्रक्ट हुआ, ग्लूकोज का हो रहा है। तो एक्चुअली में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से रिलीज होता है एनर्जी, और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। इसीलिए रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस में रखा गया। एग्जाम्पल क्लियर है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हो कि सर नहीं समझ में आया, तो हम रेस्पिरेशन को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो, समझ में आया तो ठीक है। चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो तुम लोग। रुचि बताओ, पिनाज और एक जिया, क्या जिया सिंह, रिप्लाई करो। रुचि, जिया, यस सर, क्लियर है। पूर्वा, ठीक है। अच्छा अपूर्वा, तुम इतना लेट से ज्वाइन किए हो, नेटवर्क का इशू था क्या? सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है कि इसके पहले और 2 तो हो चुका है, सर अभी ठीक पहला है, स्टार्टिंग का जो है 2 छूट गया ना, तो अभी ये समझ में आ गया ना मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म में ना, क्योंकि 11th का बहुत सारा टॉपिक है जो ये सब यूज आना है, जैसे रेस्पिरेशन बताया, फोटोसिंथेसिस भी पढ़ना है, बहुत कुछ है, तो वो सब चीज इसीलिए। हाँ, मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा एक ही मतलब है कि सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, तो साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन जितना भी है मैक्सिमम साइटोप्लाज्म में होता है और सेल ऑर्गेन्स में ही होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सब याद होगा तुम लोग को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में वहां पे ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसमें भी एक्सेप्शन चला गया, हम लोग देख लिए कि मेटाबॉलिज्म के लिए सेल चाहिए, बट ये सेल सिस्टम के बाहर, मतलब सेल नहीं भी है, आउटसाइड सेल में भी ये मैकेनिज्म हो रहा है, या ये प्रॉपर्टी वहां पे देखने को मिल रहा है, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब बचा एक है, वो है रिस्पॉन्स। क्या बचा है, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट लेना था क्या, ले लिए हो, ले लिए हो, चलो लिख देते हैं, ले लो इसको फटाक से। ब्रेकअप एग्जाम्पल में फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ले लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है वो है रिस्पॉन्स। मेरे पास एक ही अब बचा है प्रॉपर्टी, तो ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं कि वही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेरे पास है नहीं। अब है रिस्पॉन्स। देखो रिस्पॉन्स का मतलब होता है एक्शन। हम लोग एक्शन कब करते हैं, जब कोई बाहर का स्टिमुली या अंदर का स्टिमुली आता है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में एक्शन होता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन से हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस से हो, या मूवमेंट वगैरह से हो, कुछ भी हो, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस या फिर रिस्पॉन्स या कॉन्शसनेस। ठीक है, चलो इसमें एक्सेप्शन तुमको मिलेगा नहीं। अब कैसे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो हम बता रहे हैं, ऐसे तो है बहुत सारा एग्जाम्पल। एक एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है कि सपोज दैट मान लिया जाए कोई कोमा में पेशेंट है, ठीक है, तो क्या उसका बॉडी रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है बॉडी। ठीक है, हम लोग उसको मशीन के थ्रू
एक तरह से उसके बॉडी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि भाई हार्ट बीट वगैरह क्या चेक करना है, नहीं चेक करना है, बहुत सारा मशीन वगैरह लगा रहता है जिसको कोमा वगैरह में रहता है। लेकिन एक चीज कभी सोचे हो कि बॉडी के अंदर में जो जो भी ऑर्गन काम कर रहा है, क्या बिना वो रिस्पॉन्स के कर पाएगा? अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है बिना रिस्पॉन्स का वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स होगा तो वो अपने आप को रिस्पॉन्सिवनेस अगर होगा, कॉन्शियसनेस होगा, तो कोई भी स्टिमुलस आएगा तो उसके अगेंस्ट वो अपने आप को क्या कर सकता है, अपने रिस्पॉन्स कर सकता है, रिस्पॉन्स करके बच भी सकता है। बहुत सारा मैकेनिज्म है रिस्पॉन्सिवनेस का, ठीक है। मेनली क्या है, डिफेंस, एक तरह से सोच सकते हैं डिफेंस, ठीक है। तो रिस्पॉन्स अगर होगा तो कोई भी सेल जो होता है उसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, डिफेंसिव होता है, ठीक है। लेकिन जो बोल रहे हैं कोमा में पेशेंट है, सपोज दैट मान लो कोई पेशेंट कोमा में है, तो क्या वो एक्सटर्नली किसी स्टिमुलेशन के अगेंस्ट तो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये बात तय है। लेकिन इंटरनल जो हार्ट बीट हो रहा है, या फिर रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, या फिर डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है, क्या उसके लिए वो बिना रिस्पॉन्स के काम कर पाएगा, बिना मैसेज के काम कर पाएगा? क्योंकि हमारे बॉडी में जो रिस्पॉन्स है वो मेनली ब्रेन पार्ट करता है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि ब्रेन डेड हो गया, तो ब्रेन डेड तो आदमी भी डेड, बट आदमी कोमा में है, ठीक है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, बहुत सारा मैकेनिज्म है जो उसका स्टॉप हो गया, लेकिन उसके इंटरनल पार्ट में रिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। बट मेटाबॉलिज्म का तो समझ में आ गया, लेकिन रिस्पॉन्स तो हो ही रहा है ना, इसीलिए रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब तक रिस्पॉन्स नहीं होगा तब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं कहलाएगा, इसलिए इसको बोला गया है कि अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ। रिस्पॉन्सिवनेस में ज्यादा कुछ नहीं, मतलब स्टिमुलस के अगेंस्ट अगर एक्शन कर रहा है तो रिस्पॉन्स कहला जाता है, बस। कोमा के पेशेंट में भी जो है तो हम लोग देखते हैं बाहर से नहीं कर रहा बट अंदर से तो कर रहा है, वहां तो हो रहा है ना, बट उस ऑर्गेनिज्म में तो हो रहा है तो जिंदा है, अगर उस ऑर्गेनिज्म में कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो वो मर जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस इज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ क्या, लिविंग ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म, यही है। ये तुम्हारा 4 पॉइंट है जिस पे हम लोग समझे कि कौन डेफिनेट प्रॉपर्टी है, कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन डेफिनेट करेक्टर है या डिफाइनिंग करेक्टर है, कौन नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर कुछ 2-3 चीज है जो तुमको हम बताना चाह रहे हैं, वो हम बताएंगे, बट ये चीज समझ में आया कि नहीं जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, बताओ। यस सर, आ गया। समझ में आ गया, चलो। अब कुछ, समझ में। हाँ, अब कुछ कुछ चीज है जो समझना है, ठीक है ना, चलो। वो भी रिलेट करता है, इसीलिए देखो, वेरिएशंस वगैरह तो समझते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म उसमें वेरिएशंस होगा। और अगर मान लिया जाए वो रिकवरी का कैपेसिटी होता है, जैसे मान लो चोट वगैरह लग जाता है तो रिकवरी करने का भी कैपेसिटी होना, मतलब हीलिंग पावर वगैरह होना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होम्योस्टैसिस प्रॉपर्टी होना चाहिए, होम्योस्टैसिस प्रॉपर्टी ये होना चाहिए। ये सेल का प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी सबका है, सेल का भी यही प्रॉपर्टी है और एक ऑर्गेनिज्म का भी यही है, मतलब यूनियन मल्टी दोनों में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये है क्या, तो होम्योस्टैसिस का मतलब है ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेंटेन करेगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म चाहे यूनी हो या मल्टी हो वो डेथ कर जाता है। ये चाहिए, एनर्जी चाहिए, सेलुलर कंपोनेंट तो हम लोग पहले ही पढ़े कि नहीं, सेलुलर कंपोनेंट होना चाहिए तभी वो लिविंग कहलाएगा, ठीक है, वो चीज है। बट ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम लिखे कि टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, आखिर टेम्परेचर को क्यों बोलता है कि मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई, किसी को बुखार आया, फीवर आ गया, अब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पट्टी बांधते हैं, पानी डालते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो घट जाए,
बोलता है ना कि उसका बॉडी पूरा तप रहा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो अगर ऐसे भी अगर किसी को बहुत ज्यादा डिग्री बुखार होता है तो बोलता है क्या क्रिटिकल कंडीशन है, वो मर जाएगा, ऐसा बोलता है ना। 3 डिग्री 4 डिग्री में चला गया तो वो मर, आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए बॉडी का। देखो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो हम तुमको बता देते हैं, ठीक है ना। उसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है समझो, ठीक है। उसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि जैसे मान लो सेल है, ठीक है। अब सेल है तो सेल में क्या हो रहा है हमेशा, केमिकल रिएक्शन, मतलब सिंपल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोला है। तो मेटाबॉलिज्म में हम तुमको क्या बोले, तो मेटाबॉलिज्म में बोले कि सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो अब केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत रिलेट चीज है, रिलेट क्योंकि ये सेल के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो कुछ बन रहा है या कुछ ब्रेक हो रहा है, तो उसके लिए चाहिए इंजाइम। क्या चाहिए, इंजाइम। और इंजाइम किससे बना होता है, ये आंसर कर दो तुम लोग। इंजाइम इंजाइम किससे बना हुआ है, प्रोटीन। प्रोटीन से। देखो अब जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है इसका एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है इसका, ये प्रॉपर्टी है कि ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर रहेगा तो प्रोटीन बना हुआ रहेगा, लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से एक्सीड कर गया या घट गया तो ये जो टेम्परेचर है, सॉरी इंजाइम बनाने का जो प्रोसेस है, इंजाइम का जो वर्किंग का प्रोसेस है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन अगर टेम्परेचर, इसको प्रोटीन बनाने में टेम्परेचर चाहिए या स्टेबल होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तो उसी से ये बना है इंजाइम ना, तो हम लोग इंजाइम को ही लेते हैं। तो इंजाइम के वर्किंग के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो हम लोग बायोमोलिकुल्स में भी पढ़ेंगे, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम। और अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर एक्सीड कर गया या वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से घट गया, वो इंजाइम वहां क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर जाएगा। तो सोचो कोई भी सेल है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें इंजाइम तो चाहिए ही चाहिए। तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन सेल में पढ़ लो, बिना केमिकल रिएक्शन के सेल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब चाहे उसको जो भी चाहिए, अब प्रोटीन बनाना है उसके लिए भी उसको चाहिए, रेस्पिरेशन करना है तो भी, फोटोसिंथेसिस करना है तो भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हम लोग छोटा सा सीख रहे, लेकिन फोटोसिंथेसिस बहुत लंबा प्रोसेस है, C3 C4 बहुत सारा प्रोसेस आता है, तो उसमें इंजाइम का जरूरत पड़ता है। तो सोचो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें इंजाइम है, और इंजाइम को ही टेम्परेचर सही से नहीं मिल पाएगा तो क्या वो केमिकल रिएक्शन सही से कंप्लीट हो पाएगा। अगर देखो इंजाइम डिस्ट्रॉय, केमिकल रिएक्शन अगर डिस्टर्ब हुआ, केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब हुआ, तो ओवरऑल जो है वो मेटाबॉलिज्म खत्म, और वो मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया तो सेल भी वहां पे डिस्ट्रॉय कर जाएगा, और सेल डिस्ट्रॉय कर जाएगा तो ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करना उसका तय है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। और हम लोग कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है, हम लोग अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते ना, तो हम लोग क्या करते हैं, करवाते हैं। कैसे करवाते हैं भाई, स्वेटर पहन लेते हैं ठंडा के दिन में, गर्मी के दिन में हल्का कपड़ा पहनते हैं। गर्मी के दिन में देखो स्वेटिंग भी इसी कारण होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही स्वेटिंग होगा, और वो उस चीज को वो कूलिंग इफेक्ट की तरह एक तरह देता है। और ये तुम लोग जान ही रहो, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, अब तो बरसात आ गया, गर्मी के टाइम पे ऐसा पसीना वगैरह होता था तो हम फैन वगैरह के सामने जाते थे तो बहुत कूलिंग लगता था हम लोग को। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेंटेन करना जो प्रॉपर्टी है वही होमोस्टेसिस, और ये प्रॉपर्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है वो मर जाए, या हो सकता है उसका सर्वाइविंग में कोई ना कोई तरह का प्रॉब्लम आ जाए, या उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यही है तुम्हारा। तो आज का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 यूनिट है, आई मीन 2 टॉपिक है, एक है लिविंग वर्ल्ड, मतलब हम लोग कैसे प्रॉपर्टी समझे, और नेक्स्ट क्लास है हम लोग टेक्सोनॉमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो अभी भी, ठीक है। बोलो। कोई दिक्कत बताओ।
अपूर्वा, रुचि, जिया, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझने में कुछ दिक्कत है? नो सर। समझ में आ गया ना? ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो भी आज अभी तक जो भी पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आखिर क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बोलो। हुआ ना क्लियर? कि अभी भी कुछ भी डाउट है इसमें, कुछ भी चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया मतलब, है ना? ठीक है, तो आज हम लोग का ये टॉपिक, एक टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है, रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो आगे का टॉपिक टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक वगैरह है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसको तुम लोग एक बार फिर से, अगर तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा तो वीडियो में जाके रिवाइज कर ही सकते हो। बाकी एनसीईआरटी पढ़ना, तुम लोग को सारा जो भी समझा है कॉन्सेप्ट वगैरह, वो सब कुछ तुमको वहां पे दिखेगा। इवन ज्यादा ही बताए हैं, तो ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो ये, क्योंकि छोटा छोटा बेसिक्स चीज है, ठीक है। ये सब हम लोग पहले कभी नहीं देखे थे, 9th में 10th में हम लोग नहीं देखे थे, हम लोग सीधा पढ़ते थे। अब हम लोग को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, कि इसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि 11th में बहुत सा टॉपिक्स है जो जो तुमको बेसिक्स तैयार करके देगा। बाकी बात, फिर कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग 9th और 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है। जैसे अब डाइवर्सिटी वगैरह आएगा तो वो सब 9th 10th में पढ़े होंगे, तो बहुत कुछ जाना पहचाना लगेगा। तो वो चीज है, तो ध्यान देना है सब में, ठीक है। और बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट को हमेशा समझ के रखो, रटने का जरूरत नहीं होता है बायो में, क्लियरली हम बोलते हैं। और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि अगर जो याद ना, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, 40-50% है, क्योंकि एग्जाम्पल को रटना ही है, याद करना ही है, ईयर याद करना है, डाटा याद करना है, साइंटिस्ट याद करना है, थ्योरीज वगैरह जो है याद करना है, तो थ्योरी वगैरह में भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। सो हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, ठीक है। सो आज इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी का जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको 2 टॉपिक में डिवाइड किए थे, एक लिविंग वर्ल्ड किसको बोलते हैं, और उसका सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी, ठीक है, समझे? सर बायोलॉजी के लिए साइड बुक कौन सा अच्छा रहेगा? साइड बुक तो ऐसे बहुत सारा बुक्स वगैरह है, ट्रूमेंस वगैरह ले सकते हो, उसका बुक्स जो होता है, उसके बुक्स का जो होता है वो, ऐसे मॉड्यूल तो तुम लोग को मिलेगा, मॉड्यूल यहाँ का सही है, ठीक है। मॉड्यूल अगर पढ़ते हो तो वो काफी है, बहुत काफी है, ठीक है। और ट्रूमेंस भी है, दिनेश भी आता है, बहुत सारा पब्लिकेशन, अरिहंत का, ऐसे ऑल इन वन भी ले सकते हो, टू द पॉइंट उसमें भी दिया हुआ है, जो तुम लोग का 11th एंड 12th का आता है ऑल इन वन अरिहंत का, वो भी अच्छा, तो अरिहंत ले लो, वो बहुत सही है, तुम्हारा बोर्ड लेवल भी, और हद तक वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताया हुआ है, ठीक है। तो वो एक तरह का नोट्स ही है, वो नहीं भी नोट्स करोगे तो वहां से आराम से तुम टू द पॉइंट हो रहा था, तो ऑल इन वन ले लो 11th के लिए, वो बहुत सही है। 11th में क्या, 12th में भी वो सब सही रहता है, ठीक है। तो ऑल इन वन ले लो, ऐसे दिनेश है, ट्रूमेंस है, प्रदीप है, बहुत सारा बुक है, एबीसी है, ठीक है, एमटीजी वगैरह का भी बहुत आता है। बट एक अपना है जो तुमको मॉड्यूल यहाँ से मिलेगा, और दूसरा ऑल इन वन, वो एकेडमिक के लिए बहुत अच्छा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस तुमको बनाने को मिले, तो ऑल इन वन ले लो, ठीक है। तुमको पूरा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता है वो, समझे। बाकी वाला जो एक्स्ट्रा बताएंगे वो तो नोट करवाएंगे ही, और मॉड्यूल भी है, तो फिर एक्स्ट्रा बुक क्यों लोगे, ठीक है।